हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रखत सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ उसका नाम है इंडस इंडिया बैंक। इस स्टॉक से जुड़ी सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एंड में मैं इसके टेक्निकल लेवल बताऊंगा जो मेरी वीडियो की सबसे एसेंशियल बात होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं शुरुआत बता दूं तो इंडस इंडियन बैंक की शुरुआत जो हुई थी वो पुणे में हुई थी और 1994 में हुई थी। इस कंपनी का जो मेन ऑपरेशन था कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। इंडस इंडियन बैंक जो है अप्रैल 1994 में उसका उद्घाटन किया था हमारे उस समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। इंडस इंडियन बैंक जो है वो फर्स्ट अमॉन्ग न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक था इन इंडिया। अब इसके बता दूं, फाउंडेड 1994, 26 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। फाउंडर जो थे वो एसपी हिंदुजा थे। हेडक्वार्टर जो था इस कंपनी का जो है वो पुणे महाराष्ट्र इंडिया में है। की पीपल जो है वो है सुमंत कथपलिया। कंपनी के जो प्रोडक्ट जो सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी वो प्रोवाइड करती है क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कंपनी का जो रेवेन्यू था इसकी डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। इसका जो ऑनर है वो हिंदुजा ग्रुप है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो थे वो 2016 में 25,314 थे और सब्सिडरी जो है वो BFIL की है। कैपिटल रेशियो जो है 15.31 है और वेबसाइट जो है वो www.indusindia.com है। अब इसकी बात बताऊं तो ये कंपनी जो है वो 1 बिलियन कैपिटल से शुरू हुई थी, जिसमें जो है 60 करोड़ जो था, मतलब 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ और 60 बिलियन जो था वो उन्होंने इंडिया के लोगों से, इंडिया जो रेजिस्टेंस थे उनसे राइज किया था और 40 करोड़ जो था वो बाहर देश के लोगों से उन्होंने राइज किया था। द बैंक हैज स्पेशलाइज्ड इन रिटेल बैंकिंग सर्विस एंड कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग इट्स support system by introducing newer technology. It is also working on expanding its network of branch all across the country along with the meeting the global benchmark. According to the bank, it is named as derived from इस कंपनी का जो नाम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिराइव किया गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस बैंक की 31 दिसंबर 2018 में इसके जो ब्रांचेस थे वो 1558 थे, मतलब 1558 थे और इसके जो ATM थे वो 2453 था, स्प्रेड अक्रॉस इन different geographical location in the country. It is also represent office in London, Dubai and Abu Dhabi. Mumbai has maximum number of bank branches followed by New Delhi and Chennai. और इसका जो बैंक है वो ऐसे हैं। द बैंक हैज़ ऑल्सो प्रपोज डबल द ब्रांच काउंट टू 1200 बाय मार्च 2019। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 17 अप्रैल 1994 में हुई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो एसपी हिंदुजा थे विद अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू सर्व द NRI कम्युनिटी को इनको सर्व करना था। फिर अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूँ तो रोमेश सोपती ज्वाइन द बैंक एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2007-2008। और ये वही समय था जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। आर शेषा सेई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज करंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और आज भी जो है करंट चेयरमैन जो है वो है आर शेषा सेई। द अदर मेंबर ऑन द बोर्ड आर राजीव अग्रवाल, कंचन चिताली, शंकर अन्ना स्वामी, TT राम मोहन, अकिला कृष्ण कुमार, अरुण तिवारी एंड सिराज चौधरी। ये जो है अभी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और जो कंपनी जो प्रोवाइड करती है, जो कैटेगरी में कंपनी काम करती है वो है ब्रांच बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड फाइनेंस, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग, कैश मैनेजिंग सर्विस, ट्रेड सर्विस, यूटिलिटी, डिपॉजिटरी ऑपरेशन, ट्रेजरी ऑपरेशंस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। तो इतने सारे ऑपरेशन संभालती है बैंकिंग में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी
शुरुआत से डिटेल दूंगा तो ये उसकी शुरुआत की डिटेल होगी। थोड़ी सी इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि इसकी बैलेंस शीट हमें क्या कह रही है, बैलेंस शीट क्या कह रही है, और थोड़े से इसके कुछ फाइनेंशियल्स रेशियो पे ध्यान देते हैं। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। थोड़ा सा इसके रेशियोज देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स रेशियो। पहले तो देखते हैं इसका मार्केट कैप। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 27,783 का है, 27,783 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो है 400.85 की है। 52 वीक हाई जो है वो 1760 की है और 52 वीक लो जो है 235 का है, 0.55 है। बुक वैल्यू जो है वो कंपनी की है 384.61 की। स्टॉक पी जो है वो 6.21 का है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.84 है परसेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 7.62 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 13.08 है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 23.31% है, जो अच्छा माना जाएगा। अब अगर इसकी मैं प्रॉन्स की बात कर लूँ तो इस कंपनी में अच्छाई क्या है, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.04 टाइम्स इट्स स्टॉक वैल्यू। कंपनी इज एक्सेप्टिंग टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी जो है एक अच्छा रिजल्ट इस क्वार्टर में डिलीवर कर सकती है। पर इसके कॉन्स जो हैं, जैसे कि ये कंपनी जो है, मैं आपको बता दूं, ये कंपनी का जो 52 मतलब कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2000 है, और 2000 से कंपनी अगर 400 आई होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी जिसकी वजह से ये कंपनी जो है वो इतनी नीचे आई है। तो इसके कॉन्स जो हैं कंपनी में, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी जो है उसमें बहुत कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 13.04% है। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास 13.0% जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग जो है वो कम है। अब अगर मैं बोलूँ तो कॉन्टिजीनियस लाइबिलिटीज़ जो है वो 9,85,639.95 करोड़ की है। अगर मैं आपको बता दूँ 9,85,639.95 करोड़ की कॉन्टिजीनियस लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब ये जो कर्जा है उन्हें आने वाले समय में चुकाना है, जिसकी वजह से ये शेयर 2000 से, मैं आपको बताऊँ 2000 से 400 रुपये तक आ गया और 235 तक नीचे गया। प्रमोटर हैज़ प्लेज्ड 26.33। अब एक चीज़ और बता दूं कि प्लेज्ड शेयर जो होते हैं वो कभी भी किसी भी कंपनी के लिए अच्छे नहीं होते। तो वैसा ही इस कंपनी के साथ भी है। देयर होल्डिंग्स अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम, और जो अर्निंग इनके पास आती है वो जो है वो उसमें अदर इनकम, जो बाहर कोई अलग इनकम आई है प्रॉपर्टी बेच के या अलग अलग तरह से, उसमें 6,738.30 करोड़ से। डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 12.90 ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 years। और जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 12.90 है, जो फिर से बहुत कम है प्रॉफिट का। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी बैलेंस शीट को देख लूँ तो इसकी बैलेंस शीट में जो 2017 की बात करूँ तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 14,406 था करोड़ का था, जो 2008 में 17,081 हो गया और 2019 में 22,261 हो गया। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले साल 2017 में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था वो 2868 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। मार्च में 3606 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और पिछली साल 2008 के मुकाबले में 2009 में इसके अमाउंट में डिसेलरेशन हुआ था। डिसेलरेशन मतलब कि डिक्रीज हुआ था। इसकी वजह जो शेयर प्राइस है वो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। 3,308 करोड़ का प्रॉफिट था 2009 में। अब इसी कारणवश अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कंपनी जो है डिसेलरेशन दिखा रही है, पर आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। पर अगर मैं आपको बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ देखूँ तो ये कंपनी पे भरोसा क्यों आता है मुझे कि ये शेयर आपको खरीदना ही चाहिए, तो एक जो बड़ी बात आती है इसके कंपाउंड सेल्स की। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 25.43% का ग्रोथ किया है। 25.43% का ग्रोथ पिछले 10 सालों में किया है, जो काफ़ी सही माना जाएगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले 5 सालों में 21.95% का सेल्स किया है, जो फिर से एक बहुत बेहतरीन माना जाएगा। पर अगर मैं बात करूं पिछले 3 सालों में भी तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है 23.31% का, जो फिर से बहुत अच्छा माना।
अब अगर मैं बात करूं इस साल की, तो कंपनी ने 30.92% का ग्रोथ किया है, जो भी फिर से बहुत अच्छा माना जाएगा। अब मैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो कंपाउंड जैसे सेल्स बढ़ता गया, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ता गया। इसकी वजह से देखिए, शेयर मार्केट चलता है आपके प्रॉफिट से, और अगर आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर गिरेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी हुई है। 10 सालों में, 10 ईयर्स में 34.64% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, पर 5 सालों में वो 18.59% रहेगा। और फिर थ्री ईयर्स में इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 13.10 हो गया पिछले, और इस साल में 14.95% चल रहा है। थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बढ़ा है। पर अगर मैं स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले 10 सालों में कम स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 7.74% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में -14.13% का, पिछले 3 सालों में -34.63% का, और पिछले 76.30% का ग्रोथ किया है, जो मुझे फिर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा। फिर अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में 15 सालों में कंपनी ने 15.74% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 15.28% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 14.66% का रिटर्न दिया है, और लास्ट ईयर ये कंपनी जो है 13.08% का रिटर्न दे ये साल पिछले साल इसने दिया है, जो काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसकी वजह से मार्केट में इस कंपनी में क्रैश आया हुआ है। मैं कहूँगा कि ये कंपनी जो है अच्छी है, और आने वाले समय में जिन्होंने भी इस शेयर को खरीदा है ऊंचे लेवल पे, जैसे 1200, 700, 400 के लेवल पे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी, आने वाले 3 से 4 महीने में भी ये शेयर डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके टेक्निकल्स लेवल्स की जानकारी दूंगा, तो ये बताऊंगा मैं कि आपको इस शेयर को कौन से लेवल्स पर खरीदना चाहिए और कहां कहां आपको इस शेयर में ध्यान देना चाहिए। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसके टेक्निकल्स लेवल, जैसे कि इसके जो लो था वो 235 का था, मैं कह रहा हूँ कि ये शेयर 235 तक एक बार फिर वापस आ सकता है, और वो उस समय होगा, मैं आपको बोलूँगा वो समय होगा जब आप अच्छी तरह से इस शेयर को खरीदें। मैं आपको कहना चाहूँगा 235 तक ये शेयर्स आ सकता है, और आप इस समय इसे खरीदना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा जैसे ही ये शेयर, मैं आपको बता दूं, आपको दूसरा जो लेवल है जहां पर आपको इसकी नज़र रखनी है वो है 450। अगर ये 450 के ऊपर जाता है तो भी आपको 450 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर ये 460 आता है, लेट्स सपोज कि ये 450 के ऊपर जाता है, तो आपको 450 का स्टॉप लॉस लगा लें और इस शेयर को खरीद लें। जैसे ही, मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही ये शेयर 450 पार करेगा, एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएगा। मेरी तरफ से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बुलिश हो जाएगा ऊपर में, 450 तोड़ने के बाद ये बुलिश हो जाएगा। पर मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये 235 आ सकता है। और कौन कौन से लेवल हैं, चलिए थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये शेयर 375 तोड़ता है, आपको 375 का स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर को लेना है, ले लीजिए। और अगर 450 तोड़ता है ऊपर में तो ये बुलिश हो जाएगा, और फिर 450 तोड़ने के बाद ये शेयर जो है वो 482 से आएगा, और उसके ऊपर अगर ये जाता है तो 512, और उसके बाद 550 तक के लेवल से दिखा सकता है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको क्रिटिकल लेवल, मतलब 450 का लेवल आपको एकदम ध्यान से देखना है। 450 का लेवल वो लेवल है जहाँ पर आपको इस शेयर का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही ये पार करेगा, हाई वॉल्यूम के साथ ये शेयर एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएगा और आपको मौका नहीं देगा, और 550 फ्रैक्शन ऑफ डेज में आ जाएगा। और वही अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको नीचे में ये शेयर का 375 का स्टॉप लॉस लगाएं। 375 अगर टूटता है तो ये शेयर जो है 334 तक आ सकता है, उसके बाद ये शेयर 296 आ सकता है।
296 आ सकता है। और मैं आपको कहूँगा कि ये शेयर आने वाले समय में आपको बहुत नीचे 235 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर को खरीदे कैसे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस शेयर को खरीदना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अभी 375 का स्टॉप लॉस लगाएं और आप इधर, अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो यहाँ 10 शेयर खरीद लें। और दूसरा जो लेवल मैंने दिया आपको, अगर आपको वो करना है तो 375 जैसे ही टूटता है आप 340 334 पर आप वहाँ 20 शेयर ले लें। और फिर अगर टूटता है तो आप वहाँ आप 30 शेयर ले लें। 296 मैंने बोला 296 तोड़ेगा तो वहाँ उसके ऊपर आपको 30 शेयर लेना है। और जैसे ही वो तोड़ता है तो आप नीचे में 290 235 के पास, मतलब 240 के आसपास आप 40 शेयर ले लें तो आपका 100 की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कराएगी। वैसे ही मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये शेयर्स लिए तो अगर आपको कभी भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको 15 से 20% का प्रॉफिट या 15 से 20% का प्रॉफिट मिलता है एक महीने में तो आप तुरंत निकल जाएं। और अगर आपको एक महीने या दो महीने में 40 से 50% का प्रॉफिट मिलता है तो आप तुरंत निकल जाएं, क्योंकि आप ऐसी वॉलिडिटी होने वाली है आने वाले समय में कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो टारगेट है इस शेयर पर जो है आने वाले 14 महीने के लिए, इस शेयर का जो टारगेट होगा वो होगा 650 का, जो आने वाले 14 महीने में आता हुआ दिखाई देगा। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें एक बहुत बड़े बाहर के निवेशक, बहुत बड़े बैंक ने, गोल्डमैन सैच ने एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, जो ये बताती है कि उनसे इस कंपनी पे भरोसा है। पर वो बहुत बड़े निवेशक होते हैं, हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाए के रखनी चाहिए और जिस हिसाब से मैंने बोला आपको उसी हिसाब से इस शेयर पर काम करना है। अगर आप वो काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। और मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा स्टॉप लॉस, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। और अगर आपने मेरे स्टॉप लॉस को फॉलो किया और मेरे रूल्स को फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली आपको एक बहुत अच्छा पैसा अर्न होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। और ज़रूर बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा आगे बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।